हम पढ़ेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, और रासायनिक समीकरण का संतुलन हम सीखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता एवं या विकृत गंधिका, है ना। अवस्था में होता है वो होता है हमारा ठोस अवस्था। तो सोचो दो गैस मिलकर एक ठोस का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो अगर मैं बताऊं जो वियोजन अभिक्रिया है। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी, और आज मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी समरी सीरीज है ना फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, है ना, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उसमें हम रसायन विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? हम रसायन विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। और जहां पर हम पहले अध्याय की समरी को देखेंगे, जो हमारा कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया और या एवं समीकरण, ठीक है। तो भाई मेरा नाम है पंकज बौरासी, हम फोड़ने वाले इस चैप्टर को, है ना, बड़े आसानी तरीके से, ठीक है। चलो तो भाई कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं सर, जल्दी से बता दूं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जहां से शुरुआत होती है कि क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन, क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, और रासायनिक समीकरण का संतुलन हम सीखने वाले हैं। वही बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता एवं या विकृत गंधिका, है ना, विकृत गंधिता एवं अगर हम बात करें संचारण के बारे में, ठीक है। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या होते हैं भाई परिवर्तन, है ना, कौन कौन से परिवर्तन हम पढ़ते हैं, पहले वो ध्यान से सुनो। हमने परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था, है ना, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मेरा भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और जो दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। हाँ भाई, अब भौतिक परिवर्तन क्या होते थे भाई? जहां पर क्या होता था? जहां पर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था। क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जहां पर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अच्छा, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे सर? सिंपल जैसा आपने बताया हमने वैसे ही छाप दिया, वो हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अच्छा सर, ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, आप वो हमें बताइए, है ना। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, आप वो हमें बताइए, ठीक है। हाँ भाई, तो चलो भौतिक गुण की अगर मैं बात करूं, ये पेन तुम देख रहे हो, हाँ, इस पेन के बारे में तुम क्या क्या बोल सकते हो? सर ये पेन जो है अगर हम बात करें ठोस है। कैसा है? ठोस है, ठीक है, क्योंकि इसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, मतलब ये ठोस है। अच्छा, तुमने ये कैसे कह दिया, कैसे बता दिया भाई? सर सामने से तो दिख रहा है। तो ऐसे गुण जो तुम बाहर से ऑब्जर्व करा करते हो, कौन से गुण? ऐसे गुण जो एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं ना, बाहरी अगर हम बात करें गुणों के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऐसे गुणों को हम बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली इन गुणों में जब परिवर्तन आ जाए तो वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्लियर है? चलो मैं तुम्हें एक और बहुत प्यारी सी चीज बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास बर्फ है। क्या है बेटा? बर्फ है, ठीक है, मेरे पास बर्फ है। अब इस बर्फ को तुमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। गर्म करने का सिंबल ये होता है, तुम्हें पता है। तो ये क्या बना लेगा भाई? ये बना लेगा जल। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। इस जल को और गर्म कर दो, क्या कर दो? गर्म कर दो, तो ये बना लेगा जल वाष्प। क्या बना लेगा? भाप बना लेगा, जल वाष्प बना लेगा। अच्छा, एक बात सुनो, क्या तुम देखोगे यहां पर जो बर्फ है, बर्फ क्या होता है भाई? बर्फ का सूत्र अगर हम बात करें H2O, ठीक है, और ये होता है ठोस अवस्था में, तो मैंने लिख दिया सॉलिड। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है, पर ये लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसलिए मैंने लिक्विड लिख दिया। जल वाष्प क्या होता है? ये भी H2O ही होता है, पर क्या होता है? ये गैस अवस्था में होता है, इसलिए मैंने G लिख दिया। क्या लिख दिया? G लिख दिया। यही हमने सीखा है। अब तुम यहां पर तुम देखोगे, क्या मैं जल वाष्प से जल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते। क्या कर दो? इसको हम ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो। अगर तुम्हें क्या करना है? जल वाष्प से जल बनाना है। अच्छा, जल से बर्फ बनाना है तो क्या कर दो? ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो। सिंपल सी बात है ना। मतलब अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं, मतलब अगर ये चीज बताऊं, जो H2O है वो H2O ही रह रहा है,
बस उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है, और ऐसे परिवर्तन को मेरे प्यारे बच्चों बोलता हूं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलता हूं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलता हूं बेटा? भौतिक परिवर्तन। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत ही सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, मेरे पास क्या है, एक पेपर है। ये क्या है? एक पेपर है। कैसा पेपर है? ठीक है, ये वर्गाकार पेपर है। कैसा? वर्गाकार, मतलब स्क्वायर शेप में। ठीक है, अब ये जो पेपर है, ठीक है, अब ये जो पेपर है, इस पेपर के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? सर, इसका जो आकार है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है। और ये वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। अब मैं क्या करूं, इसकी क्या बना दूं? एक गेंद बना दूं। क्या बना दूं? एक गेंद बना दूं। अब बताओ, ये तो गेंद बन गई। क्या बन गई? गेंद। अच्छा, ध्यान से समझना, क्या बन गई? गेंद। अच्छा, एक काम करते हैं सर, हम गेंद नहीं बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? हम बनाएंगे इसका शंकु। क्या बनाएंगे? शंकु या फिर कोन। ठीक है, तो ये मैंने कोन टाइप बना दिया। अब क्या बन गया? कोन। एक बात बताओ, मैं इसके क्या कर रहा हूं? इसका आकार बदल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आकार बदल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आकार बदल रहा हूं। और चाहूं तो मैं इस आकार को वापस वैसा के वैसा ला सकता हूं, वापस वैसा के वैसा ला सकता हूं। तो तुमने यहां पर एक छोटी सी चीज सीखी कि मैं आकार बदल रहा हूं, मतलब मैं भौतिक गुणों में परिवर्तन कर रहा हूं। ऐसा परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे आकार हुआ, आयतन हुआ, या अगर हम बात करें जो हमारा भौतिक अवस्था हुई, ये सभी में परिवर्तन अगर आ जाए तो वो कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और तुमने एक बात और सीखी कि यहां पर कोई नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा। यहां पर कोई नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि H2O था, H2O ही रहा, कागज था, कागज ही रहा। तो यहां पर नए पदार्थ का, है ना, नए पदार्थ अगर हम बात करें, ठीक है, का निर्माण ठीक है, नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नहीं बनता। यहाँ पे H2O है तो H2O ही रहा, H2O था, H2O ही रहा, बस उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो गई, बस उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो गई। एक बात और सुनो, ये सामान्यतः है। तुमने देखा, हमने जब बर्फ से जल बनाया और जल से जल वाष्प बनाई, ठीक है, तो हम क्या जल वाष्प पे वापस जल बना सकते हैं? क्या हम वापस जल बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। उसको ठंडा कर दो ना, जल वाष्प पे जल बनाने के लिए उसको क्या कर दो? ठंडा कर दो। ठीक है, और क्या जल से हम बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर उसको और ठंडा कर दो। ठीक है, और ठंडा कर दो। तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं? ये होते हैं, अगर हम बात करें उत्क्रमणीय प्रकृति के। किस प्रकृति के होते हैं बेटा? उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल। अगर तुमने बर्फ से जल बनाया, ठीक है, बर्फ से जल बनाया, और अगर हम बात करें जल से जल वाष्प बनाई, तो तुम जल वाष्प से वापस जल और जल से वापस बर्फ बना सकते हो। रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या सभी भौतिक परिवर्तन, एक बात याद रखना, क्या सभी, है ना, क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? परिवर्तन, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा होता है कि सभी के सभी उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं? तो इसका आंसर बड़े ही प्यारे शब्दों में लिख लेना, नहीं, सभी नहीं होते हैं। कि सपोज करो ये कागज था, कागज कौन से शेप में है? कागज शेप में है कौन से? अगर हम बात करें स्क्वायर शेप, कौन से शेप में है? स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप क्या होता है बताओ? स्क्वायर शेप मतलब वर्गाकार। अब मैं इसको फाड़ दूं, इस तरीके से मैंने इसको फाड़ दिया। अब बताओ, क्या इससे तुम वापस बड़ा कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या इससे बड़ा वापस कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अच्छा, यहां कोई नई चीज बनी? नहीं बनी। मतलब है ये भौतिक परिवर्तन, पर ये अनुत्क्रमणीय है ना, ये रिवर्सिबल नहीं है। इससे छोटे छोटे पीसेस से हम बड़ा वापस कागज नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या है? इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सभी भौतिक परिवर्तन अगर हम बात करें उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि कागज का फाटना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुण क्या होते हैं? जैसे कि मैंने तुम्हें इस पेन के बारे में बताया, इसका हम बहुत बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो कौन से गुण थे? भौतिक गुण थे। कौन से गुण थे? भौतिक गुण। अब मैं अगर बात करूं कि इसमें किस प्रकार के परमाणु हैं, उन परमाणुओं का किस प्रकार का अरेंजमेंट है, किस प्रकार व्यवस्थित है, ठीक है, मतलब हम बात करने लगे जब आंतरिक गुणों की। ठीक है,
हम बात करने लगे आंतरिक गुणों की, तो ऐसे गुणों को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, हाँ भाई चलो। तो जैसे कि मान लो, है ना, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? अत्यंत ज्वलनशील है। अत्यंत क्या है? ज्वलनशील है। ये अगर हम बात करें अभिक्रिया कर रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन गैस कैसी होती है बताओ? ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है? जलाने में सहायक। जलाने में सहायक। अब तुम एक बात ध्यान से समझोगे, देखो ये अत्यंत ज्वलनशील, ये जलाने में सहायक, और ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहा है जो है हमारा जल, जिसका काम होता है आग बुझाने में काम आता है। क्या आता है? आग बुझाने में काम आता है, में काम आता है। समझ रहे हो? मतलब इसके गुणों में परिवर्तन आ गया ना, मतलब इसके गुणों में परिवर्तन आ गया। एक भाई अत्यंत ज्वलनशील, एक अगर बात करें जलाने में सहायक, और एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जो क्या है भाई? जो अगर हम बात करें, जो क्या है भाई? अगर हम बात करें आग बुझाने में काम आता है। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलो हम और चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें लोगों को ध्यान से समझो तो देखो, हाइड्रोजन के अपने एक अलग गुण थे, ऑक्सीजन के अपने अलग गुण थे, पर बनने वाला जो पदार्थ था उसके अपने अलग गुण हैं, उसके अपने अलग गुण हैं। मतलब हमेशा याद करना कि यहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, हाँ भाई, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और दूसरी एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास जल बन गया? जल क्या होता है भाई? ये होता है H2O। ठीक है, हाँ भाई। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। हाइड्रोजन क्या होता है? H2। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करना भी सीखेंगे, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को भी संतुलित करना सीखेंगे। चलो, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, यहां पर ये O2 था, ये हाइड्रोजन था, ठीक है, इसको संतुलित कर लोगे तो 2H2O। ये आगे पढ़ने वाले, अपन टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी? अब वापस तुम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बना सकते हो, हाइड्रोजन से वापस जल, सॉरी, जल से वापस ऑक्सीजन और जल से वापस हाइड्रोजन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो ये कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय प्रकृति। सामान्य स्थिति में नहीं बना सकते। एक अभिक्रिया बताऊंगा तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, उससे बना सकते हैं, ठीक है, बट सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं बना सकते। तो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या सभी होते हैं? नहीं, सभी भी नहीं होते, इसमें भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो रिवर्सिबल नेचर की होती है, कई रिएक्शन ऐसी होती है जो रिवर्सिबल नेचर की होती है। अच्छा, अब एक तुम्हारे में एक पॉइंट दिया हुआ है, एक तुम्हारे में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, हाँ भाई, एक पॉइंट तुम्हारे में दिया हुआ है जिसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है कि एक और मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पास मान लो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो चमकदार है ना, चमकदार, अगर हम बात चांदी के समान, या फिर ऐसा लिखो ना, चमकदार मत लिखो, ठीक है, चमकदार मत लिखो, इसको लिखो तुम चांदी के समान श्वेत, है ना, और अच्छा लगेगा, चांदी के, ठीक है, हाँ, क्या किसके समान? अगर हम बात करें चांदी के समान श्वेत, ठीक है, हाँ। तो भाई चांदी के समान श्वेत होती है कौन? मैग्नीशियम धातु के समान श्वेत। किसके समान होती है? चांदी के समान श्वेत होती है। ये जब जलती है तो जलाना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जलाना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो ये ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, हाँ। इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह बनाते हैं एक, अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो मैं सभी क्रिया को संतुलित कर दे रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन में हम अभी सीखेंगे, जहां पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ये होता है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तुम्हें एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं, ये कैसा होता है? ये एक सफेद चूर्ण होता है। क्या होता है? सफेद चूर्ण होता है।
कैसा होता है, सफेद चूर्ण होता है। क्लियर, पक्का, ये कैसा होता है, सफेद चूर्ण होता है। अब यहां पर तुम लोगों से एक चीज पूछी जाती है, क्या है हमारा, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, हाँ, ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम। हाँ, ये कैसा होता है, सफेद चूर्ण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सफेद चूर्ण होता है। अब ये अभिक्रिया तो दी हुई है, यहां पर भी तुम देख रहे हो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, अगर हम बात करें, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्लियर है, हाँ भाई। अच्छा, एक बात और यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है, तो उसको रेगमाल से साफ किया जाता है, ऐसा क्यों। तो एक ये क्वेश्चन है कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वहां पर एक बात ध्यान रखना कि मैग्नीशियम रिबन जो है ना, बहुत क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, बहुत क्या होती है, क्रियाशील धातु होती है। तो ये अपनी, अगर हम बात करें इसके चारों तरफ, इस सतह के चारों तरफ क्या कर लेती है, एक ऑक्साइड की परत जमा लेती है। मतलब देखो, ये क्रियाशील धातु है, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का जो ऊपर ऊपर वाला भाग है, इस रिबन के ऊपर ऊपर वाला भाग है, वो ऑक्सीजन के साथ पहले ही अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ा लेता है। क्या चढ़ा लेता है, एक परत चढ़ा लेता है। ठीक है, तो उसको साफ करना जरूरी है। सोचो, अगर बाहर की पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है तो क्या वो जलेगा, पहले से ही जला चुका है वो भाई बाहर वाली एरिया, तो उसको हटाने के लिए हम उसे रेगमाल से साफ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जमी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को, अगर हम बात करें, हटा सके। क्या कर सके, हटा के सके। अब अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन वही, अगर हम बात करें, उसी को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध से दही का बनना किसका, रासायनिक परिवर्तन है। भाई कागज को जलाना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है, हाँ भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो कौन कौन से अभिलक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं, हमें उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। चलो बढ़े आगे। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, किस में बात करेंगे हम, अवस्था में परिवर्तन। सपोज करो मेरे पास एक गैस थी जो है अमोनिया, NH3 गैस, जिसका अपन बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया गैस है, ये जब है ना अभिक्रिया करती है किसके साथ, HCl गैस के साथ। किसके साथ, HCl गैस के साथ। जो कौन सी गैस है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत लिख देना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये हमेशा याद रखना। ये दोनों अभिक्रिया मिलकर, देखो ये गैस था, ये गैस था, पर ये दोनों मिलकर एक ठोस का निर्माण कर रहे हैं जो होता है NH4Cl। ठीक है, जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड। कैसा होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कैसा होता है, अमोनियम क्लोराइड, जो कौन सा अवस्था में होता है, वो होता है हमारा ठोस अवस्था में। तो सोचो, दो गैस मिलकर एक ठोस का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। कभी हम देखेंगे कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, कभी हम देखेंगे गैस का निकास हो रहा है, कभी हम देखेंगे तापमान में बदलाव हो रहा है, और कभी हम देखेंगे अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, एक अविलय ठोस का निर्माण, कि जिस अभिक्रिया हुई तो उस अभिक्रिया में हम इन सभी के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं वन बाय वन, जब हम अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। आगे ही आने वाला है, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। चलो भाई, तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो भाई रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जब जैसे कि मान लो मेरे पास कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन है। इस कार्बन को अगर हम बात करें, इस कार्बन के बारे में तुम क्या क्या लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, कार्बन एक अगर हम बात करें, ईंधन के रूप में काम आ सकता है। ठीक है, कोयले में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, इस तरीके से हम बहुत सी सारी चीजें लिख सकते हैं ना। कोयला भी क्या है, कार्बन का प्रकार है। ठीक है, कार्बन के बारे में बहुत सी सारी चीज लिख सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ है भाई, इसको हम जला सकते हैं, है ना। तो भाई एक कार्बन है, और ऑक्सीजन के बारे में तुम बहुत कुछ लिख सकते हो कि भाई ये जलने में सहायक होती है। क्या होती है, जलने में सहायक होती है। क्या होती है, जलने में सहायक होती है। और क्या बोल सकते हो तुम, और हम सर इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हाँ भाई, ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, है ना, मिलकर अगर हम बात करें, बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुम लिख सकते हो, हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें, एक अग्निशामक के रूप में काम आती है। किसके रूप में काम आती है, अग्निशामक में उपयोग आती है। ठीक है, मतलब आग बुझाने में इसका काम आता है। तो देखो, कार्बन के बारे में मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं तीनों के बारे में। बट क्या हुआ, मैं अब देखो एग्जाम में पूरे एक एक पैराग्राफ तो लिख कर नहीं आऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं
कि इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया का एक संक्षिप्त प्रदर्शन कर दूं, किसके रूप में, एक शब्दों के समीकरण के रूप में। किसके रूप में, किसी एक शब्दों के समीकरण के रूप में। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। क्लियर है? ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। चलो भाई, अच्छा अब क्या कर दे हम, अब जो शब्द समीकरण है, अब जो हमारे क्या है शब्द समीकरण है या रासायनिक समीकरण है, उसको अगर हम रासायनिक सूत्रों या रासायनिक संकेतों के समीकरण के द्वारा अगर व्यक्त कर दे तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। चलो तो हम लिखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, कौन कौन होते हैं भाई उसमें, अगर हम बात करें भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे कि क्रियाकारक एवं उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो, या फिर एवं लिख लो, एवं बनने वाले पदार्थों को, बनने वाले पदार्थ हो। ठीक है, भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक, और बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। तो क्रियाकारक एवं उत्पाद को के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक प्रयुक्त पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक या फिर बोलते हैं हम क्रियाकारक। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और उत्पन्न पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम बोलते हैं बेटा उत्पाद। क्या कहलाते हैं वो? उत्पाद। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? चलो, तो ये चीज हमने पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या होते हैं, वो हम समझते हैं। तो देखो यहां पर हम देखेंगे कि भाई जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, उत्पाद जो होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड होते हैं। अभिकारक की भौतिक स्थिति हम नीचे ब्रैकेट में लिखा करते हैं। ठीक है, अभिकारक की कौन सा है भाई? ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर जल में घुला हुआ है, तो मतलब एक्वस है, AQ है, इनको हम लिखा करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की स्थिति को हमें ना एरो, जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर लिखा करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें उसके नियम है वो हम तुम लोगों को बता देते हैं, तो हमेशा जो अभिकारक है वो कहाँ लिखे जाते हैं? वो हमेशा लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ लिखे जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो, तो अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद जो है वो कौन से और होते हैं? राइट हैंड साइड। मतलब अगर हम बात करें बाईं और कौन होते हैं? अगर हम बात करें अभिकारक, और दाईं और कौन होते हैं? दाईं और होते हैं हमारे उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद। चलो, अभिकारक और उत्पाद को किससे पृथक करते हैं? इन दोनों को किससे पृथक करते हैं? हम तीर के निशान के द्वारा पृथक करते हैं। तो इसको हम किससे पृथक करते हैं? तीर के निशान द्वारा। तीर के निशान, ठीक है, द्वारा, तीर के निशान द्वारा इसको पृथक किया जाता है, जैसे कि मैं तुम्हें बता सकता हूं। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब अगर यहाँ पर दो या दो से अधिक आ जाए, यहाँ पर तुम देख रहे हो तो इन दोनों को भी अलग करना जरूरी है, या दो से अधिक उत्पाद बन जाए तो इन दोनों को भी अलग करना जरूरी है। तो उनको हम प्लस के माध्यम से, है ना, प्लस साइन जो होता है, ये प्लस साइन जो होता है, इसके माध्यम से हम पृथक करते हैं। देखो अपन ने लगा दिया। अभिक्रिया की स्थिति को हम किस पे लिखा करते हैं? तीर के निशान के ऊपर, है ना, तीर के निशान के ऊपर। तो हम लिख देते हैं तीर के निशान के, ठीक है, तीर के निशान के ऊपर हम अगर बात करें इसे पृथक किया करते हैं। क्लियर है? चलो आगे अगर मैं बताऊं अभिकारकों और उत्पादों की, है ना, अगर हम बात करें भौतिक स्थिति, कौन सी स्थिति? भौतिक स्थिति अभिक्रिया को और अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए लिखा जाता है। तो इनकी भौतिक स्थिति हम कैसे लिखते हैं भाई? यहां पर लिख दो, जैसे कि देखोगे तुम, मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है इसलिए S, ऑक्सीजन गैस है इसलिए G, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है इसलिए सॉलिड। ठीक है, हाँ भाई, ये बात हमेशा याद रखना कि जब कोई ठोस हो तो हम क्या लिखते हैं? S, मतलब सॉलिड। जब कोई क्या हो? जब कोई द्रव हो तो हम क्या लिखते हैं भाई? लिक्विड, L। जब कोई गैस हो तो हम क्या लिखते हैं भाई साहब? G। ठीक है, क्या लिखते हैं? G। हम अगर कोई जल में घुला हुआ है ना, जल में घुला हुआ है ना, वाटर में डिजॉल्व, तो उसको हम लिखते हैं AQ। क्या बोलते हैं? AQ, एक्वस। AQ मतलब एक्वस। तो ये सारी चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन, अगर बात करें रासायनिक समीकरण का संतुलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल है
और तुम लोग बढ़िया सी गाड़ी उठाओ और यहां से डायरेक्ट निकल जाओ कहां पर, कश्मीर से कन्याकुमारी। कहां से? कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना। तो क्या संभव है 1 लीटर पेट्रोल से? नहीं सर, हमारी गाड़ी उस 1 लीटर पेट्रोल के हिसाब से ही चलेगी। जब वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारी गाड़ी रुक जाएगी, है ना। जब वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारी गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई समस्या ही नहीं। मतलब तुम ये बोलोगे, अच्छा एक बात बताओ कि गाड़ी का जब पेट्रोल जलता है या फिर वाहनों से निकलती कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई गाड़ी जितना पेट्रोल उसमें होगा उसी के हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, मतलब जितना ईंधन होगा उसी के हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, बिल्कुल ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास मैं इतनी बड़ी एक लकड़ी दे दूं, है ना, और घर में चूल्हे वगैरह होते हैं, उस इतनी बड़ी लकड़ी से तुम क्या 200 लोगों का खाना बना सकते हो? नहीं सर, उस लकड़ी वो जितना जल पाएगी उतने से कुछ ही लोगों का खाना बन पाएगा, शायद एक इंसान का बन जाए तो बहुत बड़ी बात ना, इतनी बड़ी लकड़ी से। तो बेटा हमेशा हमने एक बात सीखी कि जितनी लकड़ी है ना उतना वो जलेगी और उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मतलब जितना अभिकारक उसी के हिसाब से उत्पाद का निर्माण होगा। जितना अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही उत्पाद का निर्माण होगा। मतलब जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा। ये बात हमेशा ध्यान में डाल लो। तो सर अगर मैं बात करूं तो हमें यहां रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन का मतलब क्या है? इसका रासायनिक समीकरण के संतुलन का मतलब क्या है? रासायनिक समीकरण का संतुलन का मतलब यह है कि भाई जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, चलो। और अगर हम बात करें यहां पर कोई नए अगर बात करें पदार्थ नहीं बन जाता या कोई अगर बात करें टूट नहीं जाता, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है, ना ही नष्ट होता है, और ना ही निर्माण होता है, ना ही उत्पन्न होता है। किन्हीं भी रासायनिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान उस अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जितना अभिकारक उतना उत्पाद, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ध्यान से समझना। मतलब मेरे पास अगर थोड़ा कार्बन है ना, इतना कार्बन है तो उसी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, मतलब कार्बन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, कार्बन बदल गया कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, हाँ भाई, और हमने कार्बन को नष्ट नहीं किया, ठीक है, वो बदल चुका है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जितना कार्बन था उसी के हिसाब से कार्बन अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड बनी। क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छे। एक बात और हमेशा याद रखना, जैसे कि a प्लस बी हमेशा क्या होता है? ए बी। क्या होता है? ए बी। ठीक है, हाँ। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि ध्यान से सुनो, अभिकारकों में, है ना, इसके लिए हमेशा याद रखना अभिकारकों में, ठीक है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या जल्दी बताओ? परमाणुओं की संख्या, है ना, बराबर होगी हमेशा उत्पाद में, और वही संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, वही होगा अगर बात करूं संतुलित रासायनिक समीकरण, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हाँ भाई, किसकी? परमाणुओं की संख्या। ये इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है जिंक, है ना, ये क्या है हमारा? ये है हमारा जिंक। क्या है? जिंक। और ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कर ये बना रहा है जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या निकल रही है? और साथ में निकल रही है अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब एक बात बताओ, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? जल्दी बताओ। ठीक है, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? हम सिंपल देख लेते हैं भाई, अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है, अगर उत्पाद में उतने परमाणुओं की संख्या होगी तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, जिंक कितना है अभिकारक में? सर 1 है। अच्छा, उत्पाद में कितना है? Zn 1 है, तो अपन ने लिख लिया 1। देखो, तीर के इस तरफ क्या है? अभिकारक, और तीर के उस तरफ क्या है? उत्पाद। अच्छा, अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन सर 2 हैं, तो हमने लिख दिया 2। तो यहाँ पर
अगर बात करें यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। सल्फर कितना है बेटा, सल्फर है सर 1, यहाँ पर भी सल्फर है 1, मतलब ये 1, ठीक है, ये क्या है 1, और यहाँ पर भी 1। वही बात करें ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, बिल्कुल 4। तो बेसिकली ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, क्या है, अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, समान है। क्या है, समान है। अरे भाई तुम तो डर गए है ना, डर लग रहा है क्या, कैसे लग जाएगा सर, हमें तो मजा आ रहा है। हाँ अच्छा, एक बात और समझा हम, क्योंकि तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखो, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। मुझे ये बताओ, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, देख लेते हैं। सर Fe लेफ्ट हैंड साइड कितना है, सर 1, राइट हैंड साइड कितना है, 3, हाँ। सर हाइड्रोजन कितने हैं, सर 2, राइट हैंड साइड कितने हैं, सर 2, क्या बात है, हाइड्रोजन तो बिल्कुल सीधा निकला हुआ है ना। चलो ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन है 1, और अगर हम बात करें राइट हैंड साइड है 4, तो देखो क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। हाँ सर ये लाइव क्लास थोड़ी है बेटा, मैं तो सारे कमेंट्स तुम लोगों के पढ़ा करता हूँ, तुम जो जो बोलते हो ना सारी चीज़ें देखा करता हूँ, और उन्हीं को है ना, उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, जो जो तुम बोलते हो, ठीक है। हमेशा प्रयास होता है बेहतर से बेहतर का, है ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, है ना, क्या है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ठीक है। हाँ तो हमेशा है ना बेहतर से बेहतर की तलाश करा करो, ठीक है। हाँ बेटा बहुत अच्छे। अगर स्टेप 1 की बात करें तो देखो हम क्या करते हैं भाई, इसमें प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, और हम परमाणुओं की संख्या की एक तालिका बना लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं, इस तरीके से परमाणुओं की संख्या बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे संतुलन, और सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 3 की, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने की। और इसमें हम उस पर अगर बात करें यौगिकों को टारगेट करेंगे जिसमें ऑक्सीजन परमाणु सबसे ज्यादा है, मतलब Fe3O4, ये वाला, क्लियर है। चलो अच्छा, अब हमने तालिका बना ली, चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु पहले कितने थे और बाद में संतुलित करने के लिए कितने करने पड़े। सबसे पहले मुझे ये बताओ प्रारंभिक स्थिति में ऑक्सीजन कितने हैं, सर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, सर राइट हैंड साइड 4 है। ओहो हो, अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं क्या करूं, सर इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे 4, और ये तो पहले से ही 4 है। सर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे 4, और ये पहले से ही 4 है। अच्छा सर बहुत अच्छे। अच्छा एक काम करो, क्या मैं यहाँ पर 4 लिख दूं ऐसे, है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मत कर देना बेटा, क्योंकि ये घोर अपराध है, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना कि हमें रासायनिक सूत्र के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। अगर मैं H2O को H2O ही नहीं रहने दूं, H2O4 बना दूं, या H2O3 बना दूं, या H2O8 बना दूं, तो इससे कोई फायदा होगा नहीं। अब H2O रहा गया नहीं, ठीक है। हमेशा जल का सूत्र H2O ही रहना चाहिए ना, उसके फॉर्मूले के साथ खिलवाड़ करोगे क्या, नहीं। तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं सामने, कहाँ करते हैं, सामने, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कहाँ लिखते हैं हम, सामने। अब तुमने देखा कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। जब कोई चीज सामने लिखी जाती है तो ऑक्सीजन हो गया अब 4, इसका 4 में पूरे में मल्टीप्लाई होगा, और हाइड्रोजन 1 के अंदर 2 थे तो अब 4 के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। समझ रहे हो, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, और ऑक्सीजन कितने होंगे 4, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छे। तो ऑक्सीजन तो हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम गुणांक को 4 को है ना 4H2O लिखते हैं के रूप में रख सकते हैं, ना कि H2O4 या H2O4 इस तरीके से, ऐसे कभी मत लिख दें ना, घोर अपराध है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चलो परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, है ना, अरे बेटा वो मजाक था, है ना, नहीं तुम लोग सोच रहे हो सीरियस, हे सर क्या बोलने लगे, है ना, हे सर क्या बोलने लगे, मतलब ठीक है ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम यौगिकों का या तत्वों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि तत्वों का जो सूत्र है या यौगिकों का सूत्र है वो हम कभी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन परमाणु को। तो हमारी अभिक्रिया कहां तक पहुंची थी, यहाँ 4H2O ऐसा लिख दिया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर हो गए थे। अब तुम देखोगे प्रारंभिक स्थिति में हाइड्रोजन कितना है, यहां पर तुम देखोगे प्रारंभिक स्थिति में हाइड्रोजन है 8, देखो ध्यान से, ये 8 है ना,
और इसमें कितने हैं अगर हम बात करें 2, उत्पाद में कितने हैं 2। अच्छा, अब संतुलित करने के लिए हम दोनों को एक बराबर करना है, तो क्या करें भाई, ये तो 8 के 8 रहने दो, इस 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है अगर हम बात करें, ये जो है हमारा बन जाएगा 8। तो मतलब अगर मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, अब हम संतुलित करेंगे किसको, अगर हम बात करें, अब हम संतुलित करेंगे अगर हम बात करें आयरन परमाणु को। किसको परमाणु को संतुलित करेंगे, हम संतुलित करेंगे आयरन परमाणु को। किसको संतुलित करेंगे, आयरन परमाणु को। ठीक है, आयरन परमाणु को संतुलित करेंगे जो हमारा लोहा है। तो हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी, हमारी कहानी यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था। ठीक है, यहाँ तक कहानी पहुंच गई थी। अब हम तालिका ले आते हैं बढ़िया सी। ठीक है, हम क्या ले आते हैं, तालिका ले आते हैं बढ़िया सी। हम क्या ले आते हैं, एक तालिका ले आते हैं यहाँ पर बढ़िया सी। ठीक है, हाँ भाई, हम क्या ले आते हैं, तालिका ले आते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं आयरन, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, आयरन। यहाँ पर हम आयरन परमाणु को संतुलित करने वाले। अच्छा, प्रारंभ में कितने हैं साहब, 1 है, तो हमने लिख दिया 1। क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 1। और अंतिम में कितने हैं साहब, 3 है। ये देखो 3, ये कितना है 1, ये 3, ये 1। क्या करूं, इस 1 में सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 3 हो जाएंगे, और ये तो 3 पहले से ही है। तो सर यहाँ पर अगर 3 लिख दो, यहाँ पर अगर 3 लिख दो, तो ये रासायनिक अभिक्रिया अगर बात करें संतुलित हो चुका है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का? चलो भाई, आहा। तो ये रहा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रहा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की शुद्धता की जांच कर लो भाई, क्या सब दूर बराबर है, क्या सब दूर बराबर है। और इस संतुलन करने की विधि को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तालिका बनाए, दोनों तरफ परमाणु की संख्या देखी और आगे बढ़े। ठीक है, अब स्टेप 7 में क्या होता है कि अभिक्रिया की अगर बात करें समीकरण को इतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उत्पादों की भौतिक स्थिति को लिखा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस या जल में घुला हुआ हो तो एक्वस। तो अभिकारकों और उत्पादों की, है ना, गैसीय, तरल, जलीय और ठोस अवस्था को संकेतन गैस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सारी चीज तो पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, पक्का। चलो, तो ये देखो समीकरण में हमने लिख लिया कि भाई ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है ना। इस तरीके की चीज़ों को लिखा जाता है। जलीय को क्या बोलते हैं अपन, एक्वस। क्या बोलते हैं, एक्वस। ये याद रखना। ठीक है, हाँ। लोहा तुम्हें पता है ये ठोस होता है, हाइड्रोजन गैस होती है तो जी लिख दो, ठोस के लिए सॉलिड लिख दो, है ना। कोई द्रव है तो लिक्विड लिख दो। ठीक है, हाँ भाई। हम, हाँ, अब H2O तुम बोलोगे सर द्रव होता है, नहीं, अपन भाप डालते हैं इसके ऊपर। क्या डालते हैं, भाप, स्टीम। क्लियर है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की स्थिति को, है ना, जैसे कि तापमान हुआ, किस तापमान पर हो रही है, दबाव बता दो कितना दाब है, उत्प्रेरक जो क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। समीकरण में तीर के ऊपर या और या नीचे इंगित की जाती है। कभी कभी प्रतीक अभिक्रिया, है ना, क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया, अभिक्रिया, है ना, के लिए अभिक्रिया की स्थिति जैसे तापमान, दबाव, उत्प्रेरक आदि समीकरण के तीर के ऊपर या नीचे की ओर इंगित की जाती है। वही लिखा है, 2 बार लिख दिया। ठीक है, वही लिखा हुआ है, 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बात करें आगे बढ़ेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हम बात करें, ठीक है, हम पढ़ा करते हैं कौन कौन से हम पढ़ेंगे। देखो इसमें एक पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ भाई। फिर इसी का उल्टा हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हमारी अगर हम बात करें 2 अभिक्रिया के बारे में, इसी के बीच में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, है ना। ये 4 अभिक्रिया तुम्हारी बुक में अच्छे से दी हुई है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ भाई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। तो 1 बाय 1 हम सभी को देखेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, क्या होगा भाई,
यहाँ पर संयोजन होगा, है ना। तो दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलो और चीजें दिखाते तुम। जैसे कि कभी आ जाए S+O2 SO2, है ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा रहा सल्फर। क्या रहा? सल्फर। ये हमारा क्या रहा? अगर हम बात करें ऑक्सीजन, क्या रहा? ऑक्सीजन। ये हमारा क्या रहा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी रही? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हाँ। सल्फर कौन सी अवस्था में होता है? ठोस। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होती है? गैस। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में होती है? गैस। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पक्का? जल्दी बताओ। चलो और आगे बढ़े। कभी ऐसा भी आ जाए तुम्हें C+O2 CO2, है ना। C+O2 CO2, तो वहां पर क्या लिखोगे? C क्या है? कार्बन। O2 क्या है? अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी होती है? CO2। क्या अलग तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हो? अच्छा एक और बताता हूँ। जब कभी आ जाए ऐसा, जब कभी आ जाए ऐसा, ठीक है, ये रहा कि आ जाए CaO, ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसकी अभिक्रिया तुम करवा दो किसके साथ? ये करवा दो तुम H2O के साथ, जल के साथ। ठीक है, किसके साथ? जल के साथ। तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2। ये क्या होता है मेरा बेटा? बच्चे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो तुम लोग अपनी बुक में देख सकते हो, कई सारे लिखे हुए हैं। बुक में नहीं, मतलब यही है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों का? इसी के बीच में ना, संयोजन अभिक्रिया के बीच में मैं तुम्हें एक अभिक्रिया बताऊंगा जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होती है? वो होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलो, तो मेरे पास एक देखो, एक एनिमेशन आ चुका। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज रखी हुई जो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर रखा हुआ है जल। क्या रखा हुआ है? जल। अभी हमने वही अभिक्रिया करी। अभी थर्मामीटर का अगर बात करें, जो तापमापी है, क्या है हमारा? तापमापी। उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने, है ना, जैसे ही इसके अंदर पानी डाला तो देखो क्या बनेगा। तुम लोगों को भी खुद पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड अभी लिखा था, हमने अभी अभिक्रिया करी, उसकी जल से अभिक्रिया करवाई, उसने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, अब तुम देखोगे जैसे ही मैंने वहां पर देखा तो अभी 25 डिग्री सेल्सियस चला था ना, अब वो हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब तापमान बढ़ गया, मतलब यहाँ पर ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा, हीट निकली, गर्मी निकली। और जिन अभिक्रियाओं में गर्मी निकलती है और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले टेम्परेचर जो था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और इसके साथ ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा निकली बच्चे। और ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अब जो बुझा हुआ चूना है ना, उसका उपयोग है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुझे चूने के घोल का उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। पुताई वगैरह तुमने सुना होगा। तो जो बुझा हुआ चूना है, उसका उपयोग किया जाता है। दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। देखो बुझा हुआ चूना बना, जो हमारा क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? ये कैसे? देखो, पुताई जब अपन करते हैं ना, तो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ मिलती है और बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में जल बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके कारण क्या आ जाती है? सफेदी आ जाती है। क्या आ जाती है? सफेदी आ जाती है। तो हम लिख देते हैं, ये क्या है बेटा? ये है हमारा सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा लिखना, ठीक है। ये क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ भाई, ये क्या है हमारा? कैल्शियम। क्या है? जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम
कार्बोनेट, और ये हमारा हुआ जल। क्या हुआ? जल। तो बेसिकली ये अभिक्रिया हुआ करती है। अच्छा, सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दीवारों को चमकदार फिनिश देता है। तो पुताई वगैरह के लिए है ना, बुझे हुए चूने के घोल का हम उपयोग करा करते हैं, बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग करा करते हैं। आगे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं, है ना, नेक्स्ट वाले का अगर हम बात करें अभिक्रिया की, ठीक है, इसी का स्पेशल टाइप है वो, अगर हम बात करें वो क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करें एक एग्जाम्पल में, तो मैं बताऊं प्राकृतिक गैस का दहन, जो है हमारा CH4, एक मान लो मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। जब इसका दहन करते हैं, क्या करते हैं? दहन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका दहन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। किसके साथ अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया होगी। ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में निर्माण होता है जल का। किसका निर्माण होता है? जल का, ठीक है। हाँ भाई, अब अगर तुमने देखोगे, है ना, इस मीथेन गैस को, है ना, और ये क्या है हमारी? ऑक्सीजन गैस। क्या है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये क्या है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में हमारे पास बन गया जल। क्या बन गया? जल, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक गैस का दहन है। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बताया मैंने? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या इसमें कोई समस्या आएगी? नहीं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमने देख ली, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल से मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूं। एक है श्वसन अभिक्रिया। क्या होता है श्वसन अभिक्रिया? जैसे कि क्या हुआ कि तुमने खाना खाया, क्या खाया? खाया और एक एप्पल खाया। एप्पल खाने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है क्या? है ना, ऐसा आ जाता है क्या? है ना, ऐसे डोले वगैरह हिलते हैं क्या? है ना, मेरे तो है नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े हिल रहे हैं ना, है? तो ऐसे होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। एकदम से एप्पल यहाँ पर नहीं आ जाता। क्या होता है? पहले हम खाते हैं, ठीक है, हमारा मुंह उसको चबाता है, चबाने के बाद हमारे स्टोमक में जाता है, आमाशय में जाता है, वहाँ पर उसका पाचन होता है, फिर उसमें से जो यूजफुल चीज़ें होती है हमारी बॉडी रख लेती है, बाकी बाहर कर देती है। यही होता है, यही होता है। तो बेटा यहां पर भी तो वही है। अब जो यूजफुल चीजें हमारी बॉडी ने ली थी ना, वो हमारा भोज्य पदार्थ है, और उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाता है श्वसन, ठीक है। तो बेसिकली श्वसन क्या है? ये है, अगर हम बात करें, है भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। क्या है बेटा? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। चलो भाई, तो श्वसन जो है वो क्या है हमारा? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। ये होता है क्या? ये क्या होता है? ये क्या होता है? कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ? यही लिख लेते। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? हमारा श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। एग्जाम्पल के लिए, है ना, मान लो मेरे पास ग्लूकोज है, जो है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये O2 होगा, है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और निकलेगी CO2 गैस, और साथ में बनेगा जल। क्या बनेगा? जल। तो देखा तुमने, जब हमें ना भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और बाद में निकालते कौन सी है? CO2 गैस। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, और ऑलमोस्ट 38 ATP, है ना। ATP क्या होता है ना, तुम सभी को पता है ना। अभी हम कमेंट बॉक्स में वही लिखा करते हैं सभी, ज़्यादातर बच्चे, है ना, जब भी लाइव चैट होती है तो मेरा स्वागत सिर्फ ATP से होता है ना, #ATP। तो बस ATP क्या है? एक भाई एक यूनिट है एनर्जी की, ठीक है, सेलुलर लेवल पर एक यूनिट है एनर्जी की, जिसका अगर हम बात करें, जो एक बॉन्ड को दर्शाती है, जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, जो क्या करते हैं? एनर्जी, अगर हम बात करें, यूनिट को बताया करते हैं, ठीक है। ये टूटते हैं और एनर्जी मुक्त होती है, तो यूनिट है। अभी तक नहीं समझो, है ना, हायर क्लास में अपन पढ़ा करते हैं ज़्यादातर डीप में। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज। क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज, ग्लूकोज चलो, ग्लूकोज है, ठीक है। ये हुई हमारी ऑक्सीजन। क्या हुई? ऑक्सीजन। ये हमारा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा जल। क्या हुआ? ये हुआ हमारा जल। क्लियर है? चलो, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं।
तो भाई खाद में वनस्पति पदार्थ का अपघटन भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये वाली भी, और ये वाली अगर बात करें खाद में वनस्पति पदार्थ का टूटना। ठीक है, हाँ, वनस्पति पदार्थ का खाद में टूटना क्या कहलाता है अगर बात करें ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, जहां पर ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है? एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर मैं रखूंगा क्या? सल्फर और आयरन को। किसको रखूंगा? तार की जाली के ऊपर किसको? अगर हम बात करें सल्फर को, और इसके अंदर अगर हम बात करें लोहे की छीली डाल देंगे आयरन। ठीक है, हाँ भाई, क्या डाल देंगे? आयरन। ठीक है, अब इन दोनों को अपन गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, यहाँ पर निकल नहीं रही है, अब हम गर्म कर रहे हैं, मतलब ऊष्मा दे रहे हैं। जहां पर गर्मी निकले वो क्या? ऊष्माक्षेपी, और जहां हम गर्मी दें वो क्या? ऊष्माशोषी। तो भाई अब हम यहाँ इसको गर्म कर रहे हैं, तो देखो अब बन जाता है कि जैसे है ना, इसको अपन गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं बेटे। क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। तो जो आयरन है Fe, वो अभिक्रिया करेगा सल्फर के साथ और बनाएगा FeS। किसके साथ? FeS। तो ये जो है, ये अगर हम बात करें, ये रहा हमारा आयरन, ये हो गया हमारा सल्फर। क्या हो गया? सल्फर। ये हो गया हमारा आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। पक्का? ये हो गया हमारा आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें हुआ करता है। तो ये लिख लो कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलो, अच्छा, अब हम बात करेंगे अपघटन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे अपघटन अभिक्रिया की, या फिर वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जिसको अपन? वियोजन अभिक्रिया। तो अभी हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में, अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो देखो नाम से क्लियर है, अपघटन का मतलब टूटना। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे हम बोला करते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलो भाई, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या इतने में कोई समस्या नहीं? अच्छा, मान लो मेरे पास एक चीज थी जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको क्या कर दो भाई? यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अपन इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में गैस निकलती है जो कौन सी है? CO2 गैस। कौन सी है? CO2 गैस। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और CO2 जो है वो क्या है? गैस है। ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हाँ भाई, जल्दी बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी डेफिनेशन वगैरह तुम लोगों से पूछ ले तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, जब तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, जैसे कि एक अभिक्रिया और है ना, एक अभिक्रिया और है ये वाली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अगर बात करें आयरन सल्फेट होता है, जो होता है हमारा FeSO4। ठीक है, ये होता है आयरन सल्फेट। ठीक है, हाँ भाई, तो जब इसको अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है? एक बनाता है आयरन का ऑक्साइड जो होता है Fe2O3। ठीक है, हाँ, इसको अपन फेरस सल्फेट बोलो। क्या बोलो? फेरस सल्फेट। ठीक है, आयरन की जगह पर अब तुम्हें एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊं। ठीक है, आयरन भी लिख सकते हो, लेकिन अपन थोड़ा और एडवांस चलेंगे। इसको अपन बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मैंने इसीलिए बोला, ठीक है, फेरस सल्फेट में इसीलिए बोला, क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर SO4 के ऊपर तुम्हें पता है -2 होता है और Fe के ऊपर होता है +2। तो जब भी Fe के ऊपर +2 हो, जब भी Fe के ऊपर क्या हो? +2 हो, तो अपन उसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। ठीक है, ये कैसे निकाला? क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 आवेश होता है और Fe के ऊपर +2 आवेश होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको लिखते हैं फेरस सल्फेट। क्या लिखते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है, हाँ भाई, और ये टूट कर बनाता है Fe2O3। ठीक है, साथ में बनाता है SO2 गैस, और साथ में बनाता है SO3 गैस। ठीक है, हाँ भाई, अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ज़्यादा कोई अगर हम बात करें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात, यहाँ पर 2 लिख दो। क्या लिख दो? 2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो इस पर -6 आएगा। कितना आएगा? -6। और जब इस पर -6 आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? +6। अब तुम देखोगे ये +6 दो Fe के ऊपर है, तो एक Fe के ऊपर जब +3 आ जाए
तो इसको अपन बोलते हैं फेरिक, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। तो याद रखना फेरिक मतलब Fe के ऊपर 3 +3, Fe के ऊपर जब +3 होगा तो उसका अपन बोलते हैं फेरिक, ठीक है। और जब Fe के ऊपर +2 होता है तो ये होता है फेरस। क्या होता है? फेरस, ठीक है। हाँ भाई, और भी भाई बहुत सी चीज़ें पढ़ाई है। अगर देखो यहाँ पर तो समरी है, समरी चल रही है। अगर डीप में पढ़ना है तो फिर चले जाओ मैराथन, जो अभी हमने कंडक्ट करी थी। किसके ऊपर? अगर बात करें हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, PW आपके परिवार के ऊपर। और अगर बात करें और डीप में पढ़ना है तो हमारे यहाँ ना उड़ान बैच चल रहा है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मतलब और डिटेल में, क्योंकि देखो जितना समय होता है उतने में अपन चीज़ें कवर करते चल रहा है। 1 घंटे में रिविजन करना था, तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें याद होगी जो तुम्हारे पंकज भैया, पंकज सर, है ना, और पंकज सर ने तुम्हें बताई थी। अब देखो, अगर मैं बताऊं, जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर अपघटन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन भी 3 तरीके से होता है। देखो, अगर तुम ऊष्मा दे रहे हो, क्या दे रहे हो बेटा? अगर तुम ऊष्मा दे रहे हो तो वियोजन होगा। अगर तुम करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, विद्युत दे रहे हो, तो भी अगर बात करें वियोजन होगा या अपघटन होगा। और अगर तुम सूर्य का प्रकाश दे रहे हो तो भी क्या हो सकता है? वियोजन हो सकता है। तो वियोजन भी 3 तरीके से होता है। अगर तुम ऊष्मा दे दो तो भी वियोजन, अगर बात करें तुम विद्युत धारा प्रवाह करके भी तुम वियोजन कर सकते हो, और प्रकाश अगर हम बात करें डालकर भी वियोजन कर सकते हो। वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा अगर बात करें तरीका अपनाने वाले हो। तो पहला ऊष्मा, है ना, दूसरा अगर हम बात करें सूरज जी, ठीक है, सूर्य भगवान, और तीसरा जो है वो विद्युत, है ना। सूर्य इतना बड़ा स्रोत है ना ऊर्जा का, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम बात करें ऊष्मा की, तो देखो जैसे कि मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, अभी बताया तुमने, इसको गर्म कर दूं, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में CO2 गैस रिलीज करेगा। ये ठोस, ये गैस, है ना, और ये ठोस, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ऊष्मा। ये कहाँ पर दे रहे हैं अपन? ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहा है। हीट का सिंबल यही रहा, ठीक है। ये त्रिकोण जो बनाया ना, ये हीट का सिंबल है। अगर बात करें, ये जो हमारा क्या है? सूर्य मामा, है ना। तो जब हमें ना AgBr ले लो, क्या ले लो? AgBr, ठीक है, या फिर AgCl ले लो। इनके ऊपर जब भी तुम्हें ना क्या डालो? सूर्य का प्रकाश डालो, सूर्य प्रकाश या प्रकाश डाल दो, तो ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं क्या? Ag अलग हो जाता है, सुनते हो? Ag, ठीक है। हाँ भाई, और अगर हम बात करें यहाँ 2AgBr ले लो, और ये 2AgCl भी ले लोगे तो इसमें से भी Ag अलग हो जाएगा, 2Ag बना लेगा, और साथ में क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, ये भी क्या होगा? ठोस होगा, और ये क्या होगी? ब्रोमीन गैस, ठीक है। क्या होगी? गैस होगी। क्या होगी? गैस। अच्छा, यहां पर तुम देखोगे, इसको मैं बोलता हूं क्या? सिल्वर, जल्दी सुनो, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलता हूं इसको? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये सिल्वर है, क्या है? सिल्वर है। ये क्या है हमारा? ये हमारा ब्रोमीन, क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये भी सिल्वर है। और ये क्या है बेटा? ये है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्या है? हमारा सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये दोनों अभिक्रिया का उपयोग, ये दोनों अभिक्रिया का उपयोग हम करा करते हैं श्वेत, है ना, या फिर ब्लैक, या फिर, है ना, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किस में बात करते हैं अपन? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सो ब्लैक एवं व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत अपघटन, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको अपन? विद्युत अपघटन बोलते हैं। अब अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, विद्युत अपघटन की, ठीक है, तो विद्युत अपघटन में जैसे कि मान लो मेरे पास जल है H2O, ठीक है। तो जैसे ही है ना, मैं क्या करूं? इसका विद्युत अपघटन करूं। क्या करूं? विद्युत अपघटन करूं। तो यहां पर H2O में हाइड्रोजन जो है ना, वो अलग हो जाएगा, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ये बनाएंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये बाजू में ही लिखना था, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यह हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और ये हमारी क्या आ गई? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, एक बात याद रखना,
इस विद्युत अपघटन में भी दो, अगर बात करें, दो इलेक्ट्रोड्स होता है। पहला होता है एनोड, क्या होता है, एनोड, जिसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है, और एक होता है कैथोड, क्या होता है, कैथोड, जिस पर होता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। एनोड पर धनात्मक आवेश होता है और कैथोड पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। अच्छा, अब कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, तो एक बात हमेशा याद रखना, कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, पॉजिटिव वाली, जो होती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। और वही बात करें हमारे एनोड पर कौन सी निकलेगी, हाइड्रोड पर निकलेगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है तो वो प्लस वाले के ऊपर निकलेगी। ये बात हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए थी, अपन ने करी हुई है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करेंगे सीधे सीधे विस्थापन की अभिक्रिया की, ठीक है। तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में, जब एक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब एक ज्यादा पावरफुल तत्व जो होता है वो, अगर हम बात करें कम क्रियाशील तत्व को, अगर हम बात करें क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से सुनो कि वह रासायनिक अभिक्रिया है ना, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज मेरे पास है जिंक, क्या है, जिंक, ठीक है। इसको मैंने ले आया कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले आया, ठीक है। जिंक जो है वो धातु है, अभी ठोस अवस्था में, और कॉपर सल्फेट जो है वो जलीय अवस्था में, एक्वस है, ठीक है। हाँ भाई, तो जैसे ही है ना, क्या होगा कि भाई जिंक जो है वो उस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और उसकी जगह ले लेगा और बना लेगा ZnSO4, ठीक है, एक्वस। और साथ में जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, निकल जाएगा ठोस अवस्था में। तो तुमने देखा है ना, जो तुमने देखा कि एक जिंक अधिक क्रियाशील तत्व ने एक कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसी के जलीय विलयन से, उसी के जलीय विलयन से, ठीक है, हाँ, उसी के लवण के जलीय विलयन से। अच्छा, अब सर ये तो हो गया हमारा जिंक, क्या हो गया, जिंक, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और यह हो गया हमारा कॉपर, क्या हो गया, कॉपर। क्लियर है। अच्छा, अब एक बात और सुनो, अब हमें पता होना चाहिए क्रियाशीलता श्रेणी, क्या होना चाहिए, पता चलना चाहिए क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। तो क्रियाशीलता श्रेणी में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे पहले ज्यादा होता है काना, क्या बोलते हैं अपन, काना, का, मग, अल्जनफी, अल्जनफी, प्रभु, प्रभु है, फिर है के बाद कौन है, और इसके बाद चल रहा है ना, वही चल रहा है, क्यों, HG, AG, AU। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी है। सबसे अधिक पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, और फिर अगर बात करें गोल्ड, ठीक है, जो है हमारा स्वर्ण। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये देखोगे। अच्छा, अगर तुम्हारे सामने कभी ये आ जाए, है ना, कभी इस तरीके की अभिक्रिया आ जाए कि तुमसे कभी ये पूछ ले, क्या पूछ ले, ये पूछ ले कि मान लो, है ना, मेरे पास Cu है ना, ये ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉलिड है, ZnSO4 एक्वस है, इसने बना दिया क्या, CuSO4 एक्वस, ठीक है, और साथ में Zn सॉलिड, ठीक है। तो इतना सिंपल था, कॉपर ने जिंक को विस्थापित कर दिया और बना दिया कॉपर सल्फेट और Zn, ठीक है। सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है सर, मजा आ गया हमें तो, कितना इजी सा कंसेप्ट था। अरे बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसी चीज आ जाए तो ये ऐसा गलत करके बता देना। क्यों गलत बता देना, क्योंकि बेटा यहाँ पर कॉपर एक कम क्रियाशील है, क्या है, कम क्रियाशील है, और अगर कॉपर कम क्रियाशील है तो वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, वो जिंक को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, द्विविस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया। चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक के बीच आयनों का विनिमय होता है, एक नया यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हाँ भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें दो या दो से अभिकारकों के बीच में आयनों का विनिमय होता है, एक नया यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास क्या है, NaOH और इसके साथ आ गया HCl, ये बना देगा क्या, NaCl प्लस H2। यहाँ पर क्या होगा, H प्लस Cl माइनस OH माइनस और Na प्लस। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। HOH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। एक अभिक्रिया होती है PB, है ना, ये तो बहुत सिंपल सी हो गई, ये तो बहुत क्या हो गई, ये बहुत ही सिंपल सी हो गई। क्या हो गई, बहुत ही सिंपल सी हो गई। अब मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी अभिक्रिया बताता हूँ, बहुत ही प्यारी सी अभिक्रिया बताता हूँ। चलो, तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं, मेरे पास है लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। इससे पहले एक और अभिक्रिया सुनो, ठीक है, इनके नाम लिख लेना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, हाँ भाई, ये सब एक्वस है ना, ये एक्वस है, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस और ये लिक्विड। जल क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, चल एक और अभिक्रिया के प्रकार बताता हूं तुम्हें। कभी आ जाए AgNO3 और ये एक्वस है, इसमें तुम क्या डाल दो, इसमें डाल दो NaCl। क्या डाल दो, NaCl। ठीक है, ये क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड होता है और ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, AgCl। ठीक है, सॉलिड ठोस बन रहा है और साथ में बनेगा, अगर हम बात करें, साथ में बनेगा NaNO3 एक्वस। तो बेटा ये जो है ना, ये जो चीज बन गई, जो ठोस बन गई, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अविलय ठोस का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अविलय ठोस का निर्माण होता है, तो ऐसे अगर हम बात करें पदार्थ को हम बोला करते हैं अवक्षेप। क्या बोला करते हैं, अवक्षेप। ठीक है, तो कई रासायनिक अभिक्रिया में एक अविलय ठोस का निर्माण होता है। मतलब मान लो कि अभिक्रिया चल रही थी, अभिक्रिया चल रही थी, तो उसमें एक अविलय ठोस का निर्माण हो गया जो उस विलयन में घुल नहीं रहा है, जो उस विलयन में घुल नहीं रहा है। तो ऐसे अगर हम बात करें ठोस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोला करते हैं। क्लियर है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण के लिखिए। अपन 4 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 4। चलो 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, जितने लिखना है उतने लिख लेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील उत्पाद अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला आ गया अपना वही कि AgNO3, ठीक है, प्लस अगर हम बात करें NaCl, ठीक है, ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, ये मिलकर बना रहे हैं Ag, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, हाँ भाई, ये कैसा है, सॉलिड ठोस है, ये क्या है, एक्वस है। ठीक है, और ये बना रहे हैं, हाँ अब ध्यान से सुनना, ये क्या है भाई, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, जो क्या है हमारा श्वेत रंग का अवक्षेप है। कैसा होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है। ठीक है, चलो श्वेत होता है। वही बात करें, ठीक है, ये हमारा था सिल्वर नाइट्रेट। क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा था सोडियम क्लोराइड। क्या था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या था, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या था, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है, क्या था हमारा, सोडियम नाइट्रेट। अच्छा एक और बताऊं क्या, अच्छा एक और बताऊं क्या, मान लो तुम्हारे पास ये आ जाता सेकंड वाला, ये हमारा है लेड नाइट्रेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 होल ट्वाइस, इसके साथ ले लो पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है, अच्छा इसके अपन 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2। तो ये बनाता है क्या, PbI2, PbI2 जो होता है ठोस, और साथ में बनता है हमारा क्या बनता है, अगर हम बात करें KNO3, 2KNO3। तो ये जो है ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें लेड आयोडाइड है। क्या है, लेड आयोडाइड, जो कैसे रंग का होता है, जो होता है पीला अवक्षेप। कैसा रंग का होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला।
ये सफ़ेद था, ये पीला अवक्षेप था। कैसा होता है? पीला अवक्षेप होता है लेड आयोडाइड का। अच्छा, ये क्या था अपना? लेड नाइट्रेट। मैं लिख देता हूँ, लेड नाइट्रेट। ये था पोटेशियम आयोडाइड। क्या था? पोटेशियम आयोडाइड। क्या था? पोटेशियम आयोडाइड। कैसा था? पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर है? चलो भाई, तो क्या था हमारा? पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर है? चलो, हाँ, ये था हमारा पोटेशियम आयोडाइड और यह था हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या था? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं तथा इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलो, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ। तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। चलो, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का निकलना हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अथवा दोनों ही हो तो इसे हम क्या कहते हैं? उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए या दोनों हो जाए ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन था। ठीक है, अब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। किसके साथ अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। तो कार्बन किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? अगर हम बात करें कार्बन का उपचयन हो गया, या अगर हम बात करें ऑक्सीकरण हो गया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ भाई? ऑक्सीकरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हुआ? योग हुआ। तो ये क्या हुआ? अगर हम बात करें उपचयन हुआ। क्या हुआ? उपचयन हुआ। या फिर अगर हम बात करें ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हम ऑक्सीकरण लिख देते हैं। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ। अब अपचयन अभिक्रिया का क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों ही हो तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो उसका निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? Cu है, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवा दूं मैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाँ भाई, तो हाइड्रोजन के साथ हम अभिक्रिया जैसी करवाएंगे तो ये बनाता है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन क्या बना लेंगे? जल, H2O। क्या बना लेंगे? जल, H2O। और साथ में बन जाएगा कॉपर। क्या बन जाएगा? कॉपर। अब तुम ध्यान से देखोगे यहां पर, ये था हमारा कॉपर ऑक्साइड। क्या था? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हाँ, और ये था हमारा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। ये था हमारा क्या? कॉपर। और ये था हमारा, अगर हम बात करें, जल। तो तुम देखोगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है ना, हम इधर पे एक चीज लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, Cu में है ना, कॉपर में अपचयित हो रहा है। अपचयित, ठीक है, हाँ, क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अपचयित, ठीक है, क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, अपचयित हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अपचयित हो रहा है। और यहां पर क्या लिख सकते हो? कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित हो रहा है, सॉरी उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ये भी चीज तुम लिख सकते हो रहा है। ठीक है,
हाँ भाई, तो ये पॉइंट जो थे वो तुम लोगों को बताना चाहिए। और जब ये दोनों आपस में हो तो इसको अपन बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा ध्यान से सुनो, मान लो ये अभिक्रिया आ जाती है PbO प्लस सी गिव्स Pb प्लस CO2। अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें तो यहाँ पर क्या आता है 2Pb, ठीक है, और यहाँ पर आता है 2। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ से PbO में से Pb गया, मतलब यहाँ पर तुम लिख सकते हो लेड ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो PbO लेड ऑक्साइड। यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ ना, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, ऑक्सीजन क्या हुई, निकल गई। तो इसको मैं बोलेंगे PbO, Pb में अपचयित, क्या हो रहा है, इसका अपचयित हुआ है, अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। वही बात करें कार्बन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ ना, कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, देखो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, उपचयित हो रहा है। तो कार्बन CO2 में उपचयित हो रहा है। यहां पर उपचयन किसका हो रहा है बताओ, उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन हो रहा है हमारा, अगर हम बात करें कार्बन का, किसका, कार्बन का। और अपचयन किसका हो रहा है हमारा, लेड ऑक्साइड का। उपचयित, ध्यान से समझना, उपचयित और उपचयन, उपचयित देखो अपचयन अलग होता है और उपचयन अलग होता है। उपचयित हो रहा है, हो रहा है, या ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते, ये हो गया। अब हम बात करेंगे संचारण की, किसके बारे में, संचारण की। तो क्या होती है, कई सारी धातुएं है ना, नमी में उपस्थित, नमी के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है, आकर अब क्या करती है भाई, कुछ अवांछित पदार्थों की परत जमा लेती है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो जंग होता है, लोहे के ऊपर जंग लगना, तो वो भी क्या है, एक अवांछित पदार्थ की परत है, वो परत बना लेती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, शनय शनय क्षरण। संचारण का मतलब क्या है, शनय शरण क्षरण, धीरे धीरे क्षरण, ठीक है। तो जब धातु पानी और नमी, हाँ, पानी नमी और वायुमंडल ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि कॉपर जो होता है, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड और कॉपर की अगर हम बात करें परत, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की परत चढ़ा लेता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका रंग जो हो जाता है वो हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। चांदी काली पड़ जाती है, तुमने देखा होगा, ठीक है। हाँ, तो धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, ठीक है। नमी के प्रभाव के कारण एक लाल भूरे रंग की परत लोहे की सतह पर जमा हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है, Fe2O3.XH2O। X मतलब जल के अणुओं की संख्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें विकृत गंधिका की, किसकी बात करें, विकृत गंधिका की, तो विकृत गंधिका में क्या होता है कि जब वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को हम जब खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर अगर हम बात करें अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन ले आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है, कहलाती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो तुम, है ना, सुंदर सी कन्या है ना, अपनी नाकों को बंद कर रही है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो विकृत गंधिका से बचाव हमें क्या होना चाहिए कि भाई खाने के डब्बे को एयर टाइट डब्बों में रखा जाना चाहिए भाई, कि भाई हवा ना जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कम तापमान में रखना चाहिए। चिप्स को नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक कम क्रियाशील होती है। तो देखा होगा तुमने, चिप्स वगैरह का पैकेट लेकर आते हो, खोलते हो तो ढेर सारी हवा निकलती है, तो वह है ना तुम्हारे भले के लिए होती है। क्यों, क्योंकि अगर खुले चिप्स रखे रहेंगे तो विकृत गंधी हो जाएंगे, उसका टेस्ट, और अगर हम बात करें टेस्ट और जो गंध है वो चेंज हो जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, उसमें है ना नाइट्रोजन में उनको संग्रहित करते हैं, जो क्या होती है भाई, सामान्य ताप प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है भाई, वो जो है अगर हम बात करें वो विकृत गंधी नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वसा और तेल युक्त भोजन के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। कि मतलब ऑक्सीकारक है तो उनके अगेंस्ट कि हम किसका यूज करते हैं, अगर हम बात करें प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करा करते हैं। अच्छा, भोजन को रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि भाई अगर इनमें है ना धूप लग गई या फिर गर्मी लग गई तो वो क्या कर सकते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भोजन को धूप में रखने की भी सलाह दी जाती है, ठीक है। हाँ, भोजन को धूप से दूर रखने की सलाह दी जाती है, क्यों, क्योंकि धूप में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है,
ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हम बात करें धूप में, प्रकाश में, उसकी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो ये देखो बढ़िया सी स्माइली है ना, बढ़िया सी स्माइली के साथ है ना, मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि आप 1.5 घंटे बैठे आपने इस चैप्टर का रिवीजन किया। ठीक है, हमने पूरी की पूरी समरी देखी, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो इवन हमारा उड़ान बैच है, उड़ान हिंदी बैच है, या फिर अगर हम बात करें हमारा जो हमने अभी 1 शॉट मैराथन लिया था, लगभग 5 घंटे की क्लास थी जिसमें हमने 2 चैप्टर कवर किए थे। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ है ना, ये तो एक रिवीजन क्लास थी, इसी के साथ है ना मैं आपका देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।